Assalamu alaikum everyone. My name is Amir Yasin, O and A-level physics teacher. You are currently watching my YouTube channel Physics with Amir Yasin. If you want to get free lectures, free notes and free past paper solutions, then subscribe to my channel and press bell icon to stay updated with latest content. In this lesson, we will discuss structure of paper 51, 52, 53. Then we'll discuss how to attempt planning question. Then we'll discuss steps associated with planning question. And then we'll discuss marks distribution associated with steps required for planning question. And we will discuss all these things using an example of past year question. So let's start. Let us first of all discuss structure of paper 5. Paper 5 consists of two questions. Question number 1 is called planning question. Planning question को design experiment भी बोलते हैं. Question number 2 is called analysis, evaluation and conclusion question. Question number 1 के भी 15 मार्क्स हैं. Question number 2 के भी 15 मार्क्स हैं. तो पेपर 5 के टोटल 30 मार्क्स होते हैं. पेपर 5 में टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 5 की टाइम ड्यूरेशन 1 आवर एंड 15 मिनट्स है. आज की वीडियो में पहले मैं आप लोगों के साथ प्लानिंग क्वेश्चन डिस्कस करूं. फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. तो स्क्रीन पर मैंने एक पास्ट ईयर क्वेश्चन शो किया हुआ है. आपको रिकमेंड मैं ये कर रहा हूं कि वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं. तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है तो एग्जामिनर आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देगा. उस सिचुएशन में एग्जामिनर आपको कोई सी दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए कहेगा. जिन भी दो क्वांटिटीज का रिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होगा, सोचोगे सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए आप कौन सा ऑपरेटर्स यूज करोगे, उस ऑपरेटर्स को कैसे अरेंज करोगे, कौन कौन सी रीडिंग्स नोट करोगे, क्या ग्राफ प्लॉट करोगे और किस तरीके से रिक्वायर्ड रिलेशन तक पहुंचोगे और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस कंसिडर करोगे. ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. तो मैं आपको 7 स्टेप्स बताने जा रहा हूं. जब भी आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे उन स्टेप्स को उसी ऑर्डर में यूज करोगे जो ऑर्डर में आपको बताने जा रहा हूं. अगर आप इन 7 स्टेप्स को इसी ऑर्डर में यूज करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 15 मार्क्स हैं. ये 15 मार्क्स इन 7 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो सारे के सारे स्टेप्स मैं वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगूं. तो जो फर्स्ट स्टेप है वो एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है. एम ऑफ एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप ये बताओगे कि आपके एक्सपेरिमेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और किन वेरिएबल्स को आपने कांस्टेंट रखना है. अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ो तो एग्जामिनर ने बताया होता है कि एक्सपेरिमेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और किन वेरिएबल्स को आपने कांस्टेंट रखना है. तो अगर ये तीनों चीजें वापस आप एग्जामिनर को बता देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 के 15 मार्क्स हैं. 15 में से 2 मार्क्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे. लेकिन अब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन उसने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कांस्टेंट वेरिएबल नहीं बताए तो उसके 2 मार्क्स कट जाएंगे. तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 7 स्टेप्स हैं. 15 मार्क्स उन 7 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर आप सारे के सारे स्टेप्स उसी ऑर्डर में यूज करोगे जो ऑर्डर में आपको बताने जा रहा हूं तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे. पहली बात. और दूसरी बात, जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं हेडिंग्स की फॉर्म में, आपने स्टेप्स ऐसे हेडिंग्स की फॉर्म में नहीं लिखना. आपने एम की हेडिंग नहीं लिखनी. आपने डायरेक्टली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कांस्टेंट वेरिएबल बता देना है और आगे चलना है.
जो मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं वो स्टेप्स हैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो रेडियस ऑफ स्टील सफेयर है। डिपेंडेंट वेरिएबल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्टील सफेयर है इन ऑयल, और जो वेरिएबल आप कांस्टेंट रखोगे वो टेम्परेचर ऑफ ऑयल है। तो अगर आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट देखो तो एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट पढ़कर नहीं पता लग रहा कि इस एक्सपेरिमेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेडियस ऑफ स्टील सफेयर है, डिपेंडेंट वेरिएबल टर्मिनल वेलोसिटी है अटेन्ड बाय स्टील सफेयर इन थिक ऑयल, और जो वेरिएबल आपने कांस्टेंट रखना है सिचुएशन में वो टेम्परेचर ऑफ ऑयल है। टेम्परेचर ऑफ ऑयल हम क्यों कांस्टेंट रख रहे हैं आगे चलकर मैं आपको बता देता हूँ। तो जब सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बताओगे, उस तरीके से बताओगे जैसे मैंने लिखा। यानी कि आप ऐसे लिखोगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्टील सफेयर, या सिंपली आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू आर। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्टील सफेयर, या सिंपली आप ये भी लिख सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू वी, और कांस्टेंट वेरिएबल में टेम्परेचर ऑफ ऑयल आप लिखोगे। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट स्टेप समझ ली। अब सेकंड स्टेप में आप लेबल डायग्राम बनाओगे। ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट को डायग्राम के फॉर्म में शो करना है। ना सिर्फ आपने क्लियर डायग्राम बनानी है बल्कि डायग्राम के हर एक पार्ट को लेबल भी करना है। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको क्या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा। फिर आप ये सोचोगे कि आप उस ऑपरेटर्स को अरेंज कैसे करोगे। ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट को आपने डायग्राम की फॉर्म में शो करना है, और डायग्राम के हर एक पार्ट को आपने लेबल भी करना है। मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप ऑपरेटर्स यूज करते हो तो सिंपल ऑपरेटर्स यूज किया करो, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर्स यूज ना करो। मिसाल के तौर पर मैं कैसे सोचूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा। मैंने रेडियस ऑफ स्टील सफेयर चेंज करता जाना है, और हर एक स्टील सफेयर की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करते जाना है। तो मुझे डिफरेंट साइज के स्टील सफेयर्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद मैंने स्टील सफेयर की टर्मिनल वेलोसिटी डिटरमिन करनी है इन थिक ऑयल। तो इसके लिए मुझे ऑयल कंटेनर चाहिए होगा। ऐसा कंटेनर यूज करूंगा जिसमें इवेंचुअली स्टील सफेयर मूव करते हुए टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले। तो मैं लॉन्ग मेजरिंग सिलेंडर यूज करूंगा ताकि स्टील सफेयर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मूव करते हुए, ऑयल के अंदर मूव करते हुए इवेंचुअली टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले। फिर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, टाइम मेजर करना पड़ेगा। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्टील सफेयर आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो मैंने ऑपरेटर्स यूज किया और उस ऑपरेटर्स को कैसे अरेंज किया, उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है। मैंने ना सिर्फ डायग्राम बनाई हुई है बल्कि डायग्राम के हर एक पार्ट को लेबल भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये स्टील सफेयर है, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर देखो मैंने थिक ऑयल डाला हुआ है। फिर स्टील सफेयर को मैं जेंटली रिलीज करूंगा फ्रॉम टॉप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। स्टील सफेयर जब ऑयल के अंदर मूव करेगा तो ऑयल में मूव करते हुए स्टील सफेयर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन से फाइंड की जा सकती है। तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी, टाइम की वैल्यू चाहिए होगी। डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज फाइंड करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर दो मार्क लगा लो, दोनों मार्क्स के दरमियान डिस्टेंस नोट कर लो। फिर स्टील सफेयर को रिलीज करो। जैसे ही स्टील सफेयर पहले मार्क को क्रॉस करे, स्टॉप वॉच को मैन्युअली स्टार्ट कर लो। जैसे स्टील सफेयर दूसरे मार्क को क्रॉस करे, स्टॉप वॉच को मैन्युअली स्टॉप कर दो। तो आपके पास टाइम आ जाएगा दोनों मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का। लेकिन जब आप स्टॉप वॉच को मैन्युअली स्टार्ट और स्टॉप कर रहे होगे
तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से आपकी रीडिंग के अंदर रैंडम एरर आएगा। आपकी रीडिंग टाइम की इनएक्यूरेट होगी जब, तो टर्मिनल वेलोसिटी की रीडिंग भी इनएक्यूरेट होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपने टाइम एक्यूरेटली मेजर करना है, टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आप लाइट गेट यूज़ कर सकते हो। लाइट गेट को मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। लाइट गेट की अरेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। लाइट गेट कंसिस्ट ऑफ टू लाइट सेंसर्स। एक लाइट सेंसर ये है, दूसरा लाइट सेंसर ये है। दोनों लाइट सेंसर्स के साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कनेक्ट किया होता है। फिर एक लाइट सेंसर के सामने भी हमने लाइट बीम प्लेस की होती है, सोर्स ऑफ लाइट। दूसरे सेंसर के सामने भी हमने सोर्स ऑफ लाइट या फिर लाइट बीम प्लेस की होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों सेंसर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं यूजिंग मीटर रूल। तो दोनों सेंसर्स के दरमियान देखो, जो डिस्टेंस मैंने लेबल किया हुआ है वो एस है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंसर्स तो मैं फाइंड कर सकता हूँ ना यूजिंग मीटर रूल। फिर जब मैं स्टील सफेयर को रिलीज करूंगा फ्रॉम टॉप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, स्टील सफेयर डाउनवर्ड मूव करते हुए जब पहले सेंसर की लाइट बीम को इंटरप्ट करेगा तो टाइमर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जब सफेयर दूसरे सेंसर की लाइट बीम को इंटरप्ट करेगा तो टाइमर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो टाइमर खुद ब खुद स्टार्ट भी हो रहा होगा, स्टॉप भी हो रहा होगा। तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से हमारे पास टाइम की जो वैल्यू आएगी उसमें एरर नहीं होगा। हमारी टाइम की रीडिंग एक्यूरेट होगी। हमारी टाइम की रीडिंग के अंदर ना तो पैरेलक्स एरर होगा, ना ही ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से एरर आएगा। तो रैंडम एरर जब नहीं होगा टाइम की वैल्यू के अंदर, तो टाइम की वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी कि नहीं होगी? उम्मीद है कि आपने सेकंड स्टेप समझ ली। सेकंड स्टेप में आपने लेबल डायग्राम बनानी थी, डायग्राम के हर एक पार्ट को क्लियरली लेबल करना था। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटअप बतानी होगी। ब्रीफली बताओगे कि आपने ऑपरेटर्स को कैसे अरेंज किया। मिसाल के तौर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटअप लिखी हुई है, बताओ पढ़ी जाती है, समझ में आती है? मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटअप क्या लिखी हुई है? बड़ा सिंपली मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, फिर completely fill the measuring cylinder with thick oil, then place two sensors of light gate near the bottom of the cylinder and connect the sensors with electronic timer. जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटअप लाजमी लिखनी है, तो बाज़ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन इन द डायग्राम? तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि लिख लो ऐसे, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटअप के फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने ऐसे नहीं लिखना कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन इन द अबव डायग्राम। आपने वर्डिंग में ब्रीफली बताना है कि आपने ऑपरेटर्स को कैसे अरेंज किया। उम्मीद है कि आपको थर्ड स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। अब मेरी बात आप लोगों ने गौर से सुननी है। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में आप ये बताओगे कि आप फर्स्ट रीडिंग कैसे नोट करोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे नोट करोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट रीडिंग कैसे नोट करोगे? ये आपने मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में बताना होता है। और फिर याद आपने रखना है कि जो भी आप रीडिंग नोट कर रहे होगे उसके लिए लाजमी तौर पर उसका अप्रोप्रिएट डिवाइस बताओगे। जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे होगे लाजमी तौर पर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ। चाहे कैलकुलेशन जितनी मर्जी सिंपल क्यों ना हो, जो भी कैलकुलेशन कर रहे होगे लाजमी तौर पर आप उसका फार्मूला बताओगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के नीचे मैं जो कुछ लिखूंगा मैंने शो किया हुआ है। उम्मीद है कि आपसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंसर्स। दोनों सेंसर्स के दरमियान आप डिस्टेंस नोट कर लोगे। डिस्टेंस को आप एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आप कहोगे कि यू विल सेलेक्ट वन ऑफ द स्टील सफेयर, क्योंकि आपके पास डिफरेंट साइज के स्टील सफेयर्स होंगे।
तो उनमें से एक स्टील सफेयर को आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप उस स्टील सफेयर का डायमीटर फाइंड करोगे यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। फिर डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रेडियस ऑफ स्टील सफेयर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? लेकिन देखो, बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन है, लेकिन वो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन कि रेडियस में कैसे फाइंड करूंगा डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। उसके बाद फिर मैं स्टील सफेयर को जेंटली रिलीज करूंगा फ्रॉम टॉप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। फिर टाइम शोन बाय टाइमर नोट कर लूंगा, क्योंकि जब आप स्फेयर को रिलीज करोगे तो टाइमर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो आप टाइम शोन बाय टाइमर नोट कर लोगे और उसके बाद आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्फेयर को बिटवीन द टू टाइमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्टील सफेयर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने 2 मार्क्स लगा लिए थे मेजरिंग सेंटर के ऊपर। दोनों मार्क्स के दरमियान डिस्टेंस नोट कर लिया था और स्टॉप वॉच को मैन्युअली स्टार्ट और स्टॉप करके टाइम नोट कर लिया था बिटवीन द 2 मार्क्स। इस स्टूडेंट को भी वर्किंग के नंबर मिलेंगे, लेकिन एक्यूरेसी के नंबर नहीं मिलेंगे। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर 3 या 4 मार्क्स एक्यूरेसी के भी देता है, एडिशनल डिटेल के देता है। अगर आपने ऐसा मेथड डिस्क्राइब किया है जिससे ज़्यादा बेहतर रीडिंग्स आती हैं, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं, फिर आपको एक्यूरेसी के भी 3 या 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अ, बाज़ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आपने पहले वेग मेथड बताना है और फिर एंड पर आपने मेथड ऑफ इम्प्रूविंग एक्यूरेसी बतानी है। ऐसा नहीं। आपने कोई एडिशनल डिटेल या मेथड ऑफ इम्प्रूविंग एक्यूरेसी एंड पर नहीं लिखनी होती। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक्यूरेसी के भी 3 या 4 नंबर होते हैं, तो ये जो एक्यूरेसी के नंबर हैं, ये आपको थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मिल रहे होते हैं। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट अगर आपने बेहतर मेथड यूज़ किया है, ऐसा मेथड यूज़ किया है कि जिससे आपकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आएँगी, तो फिर आपको एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करके टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करता है, तो उसको वर्किंग के मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन एक्यूरेसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जिसने लाइट गेट यूज़ किया टाइम नोट करने के लिए, तो उसको फिर एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपने 4 स्टेप समझ लिए। 4 स्टेप में आप ये बताओगे कि आप फर्स्ट रीडिंग कैसे नोट करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स का स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल में भी आपने 3 बातें बतानी होंगी। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल में सबसे पहले आप ये बताओगे कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज करोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज्ड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज्ड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। और जिन वेरिएबल्स को आपने कांस्टेंट रखने के लिए कहा था शुरू में, कैसे मेक श्योर करोगे कि वो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं कि नहीं रहते। मिसाल के तौर पर, इस एक्सपेरिमेंट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो रेडियस ऑफ स्टील सफेयर था। तो सोचो कि रेडियस ऑफ स्टील सफेयर फिर आप कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ वेरिएबल में आपने ये बताना होता है ना कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज करोगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेडियस ऑफ स्टील सफेयर था, कैसे चेंज करोगे। अगर आप डिफरेंट साइज का स्टील सफेयर यूज कर लो, तो जब आप ये कह रहे होगे कि मैं डिफरेंट साइज का स्टील सफेयर यूज करूंगा फॉर सेकंड रीडिंग, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आपने ये बता दिया ना कि आप रेडियस ऑफ स्टील सफेयर कैसे चेंज करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज करोगे। तो फिर आप कहोगे कि आई यूज स्टील सफेयर ऑफ डिफरेंट साइज। फिर I'll determine the radius of steel sphere using micrometer screw gauge, and then I'll calculate the radius of new steel sphere using expression radius is equals to diameter divided by 2। तो अगर आपने गौर किया है, तो मैंने ये बता दिया कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कैसे करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। आप कहोगे कि दोबारा से हम न्यू स्टील सफेयर को जेंटली रिलीज करेंगे
फ्रॉम टॉप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। डिस्टेंस बिटवीन सेंसर्स आपने कांस्टेंट रखना है। न्यू टाइम शोन बाय टाइमर नोट कर लोगे फॉर सेकंड स्टील सफेयर। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो सेकंड स्टील सफेयर की टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि आप कैसे बता रहे हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, और फिर जिन वेरिएबल्स को आपने कांस्टेंट रखने के लिए कहा था, कैसे मेक श्योर करोगे कि वो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं कि नहीं रहते। मिसाल के तौर पर इस सिचुएशन में जिस चीज को हमने कांस्टेंट रखने के लिए कहा था वो टेम्परेचर ऑफ ऑयल था। कैसे कांस्टेंट रखोगे कि हर रीडिंग लेने के बाद आप नया ऑयल यूज करोगे एट रूम टेम्परेचर। पुराने ऑयल को जिससे आपने फर्स्ट रीडिंग ली होगी उसको वेस्ट कर दोगे और नया ऑयल यूज करोगे एट रूम टेम्परेचर। तो जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि हर दफा आपने नया ऑयल यूज करना है तो बाद बच्चे परेशान होते हैं, तो उनको फिर मैं आगे से कहता हूँ कौन सा आपने ऑयल घर से लेकर आना है। आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो नहीं ना कर रहे, आप तो जस्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि आप एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करोगे। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। यही सारा कुछ देखो मैंने लिखा भी हुआ है। जो सारा कुछ मैंने बोला कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स के लिए स्क्रीन पर मैंने लिख भी दिया। अगर आप चाहते हो तो वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ भी सकते हो आराम सुकून के साथ, फिर दोबारा से वीडियो प्ले करके देखो कि आगे मैं क्या बता रहा हूं। उम्मीद है कि आपको कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स के स्टेप्स समझ में आ गए। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस है। मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस में आप टेबल बनाओगे, लेकिन टेबल में आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलम हेडिंग्स अलोंग विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स शो करनी होंगी। आपने टेबल के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट इन नहीं करनी होंगी, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो नहीं ना किया, आपको तो नहीं ना पता कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। तो आपने खाली टेबल में कॉलम हेडिंग्स शो करनी है। आपने कम से कम उन दो क्वांटिटीज के लिए टेबल के अंदर कॉलम हेडिंग्स शो करनी है जिनके लिए एट द एंड आपने ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद आप एक्सिस लेबल करके ग्राफ बनाकर रिक्वायर्ड रिलेशन बताओगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि जिन दो क्वांटिटीज का रिलेशन एग्जामिनर ने आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा था उन दो क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है। या फिर अगर एग्जामिनर ने आपको एक्सप्रेशन जस्टिफाई करने के लिए कहा था एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो कैसे बताओगे कि ग्राफ के थ्रू वो रिलेशन वैलिड है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने जो टेबल बनाया हुआ है उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। क्या मैंने वैल्यूज शो की हुई हैं? मैं स्टील सफेयर डिफरेंट साइज के स्टील सफेयर्स का रेडियस फाइंड करता गया था। तो पहला कॉलम मैंने रेडियस ऑफ स्टील सफेयर का बना लिया मिलीमीटर में, फिर आर स्क्वेयर का कॉलम इंक्लूड कर लिया, फिर टर्मिनल वेलोसिटी में फाइंड करता गया था हर स्टील सफेयर के लिए, तो मैंने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉलम बना लिया। अगर आप टेबल नहीं भी बनाते तो ये ऑप्शनल चीज है, बना दोगे अच्छी बात है, नहीं बनाते आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जो चीज आपने मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस में लाजमी तौर पर बतानी है वो ग्राफ है। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो तो इस एक्सपेरिमेंट में एग्जामिनर ने जो एक्सप्रेशन जस्टिफाई करने के लिए कहा था वो v इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर था ना। इसमें k कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट को रिमूव करूं इक्वलिटी रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो बताओ कि एक्सप्रेशन उस तरीके से बनेगा ना जैसे मैंने लिखा। तो एक तरह से फिर एग्जामिनर ने हमें ये जस्टिफाई करने के लिए कहा था ना कि देखो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कि सिचुएशन में टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो फिर आप यूं कहोगे कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेडियस स्क्वायर ग्राफ प्लॉट कर लूँ। टर्मिनल वेलोसिटी को मैं वाई एक्सिस पर प्लॉट करूंगा और रेडियस स्क्वायर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करूंगा। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन आया तो इसका मतलब है कि गिवन एक्सप्रेशन वैलिड है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन ना आया तो इसका मतलब है कि गिवन एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद
जो लास्ट स्टेप है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस का स्टेप। सेफ्टी प्रिकॉशंस के स्टेप में आप ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड वैलिड प्रिकॉशंस बताओगे। ना सिर्फ आप वैलिड प्रिकॉशन बताओगे, बल्कि साथ ही साथ उस प्रिकॉशन का रीजन भी बताओगे कि वो प्रिकॉशन आप क्यों यूज कर रहे हो। मिसाल के तौर पर इस सिचुएशन में जो आप प्रिकॉशंस यूज कर सकते हो, उनमें से फर्स्ट प्रिकॉशन मैंने क्या लिखी हुई है कि कीप द ऑपरेटर्स अवे फ्रॉम द फ्लेम इन ऑर्डर टू अवॉइड द ऑयल कैचिंग द फायर। देखो, पॉसिबिलिटी है ना कि जो आप ऑयल यूज कर रहे हो वो फायर कैच कर सकता है। तो इसलिए आप अ, जो अपना ऑपरेटस है उसको फायर से दूर रखोगे ताकि ऑयल फायर कैच ना कर ले। अ, आप अपने ऑपरेटर्स को फ्लेम से दूर रखोगे ताकि ऑयल फायर कैच ना कर ले। उम्मीद है कि आपने समझ ली। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, खास पर एग्जाम के करीब, तो टेबल पर एक स्टूडेंट कोई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, दूसरा स्टूडेंट कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, तीसरा स्टूडेंट कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उसी टेबल पर एक और स्टूडेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था जिसमें वो बंसन बर्नर यूज कर रहा है, फ्लेम यूज कर रहा है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने ऑपरेटर्स को फ्लेम से दूर रखोगे ताकि ऑपरेटर्स फायर कैच ना कर ले। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद जो सेकंड प्रिकॉशन मैंने लिखी हुई है वो इंसुलेटिंग ग्लव्स की प्रिकॉशन लिखी हुई है कि आपने इंसुलेटिंग ग्लव्स यूज करने हैं ताकि आपके हाथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट ना आए ऑयल के साथ। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। मैं अक्सर बच्चों को मजाक में कहता हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते वक्त आपने अपने आप को हाईली मम्मी डैडी एज्यूम करना है। तो इस तरीके से आपने सोचना है कि किस तरीके से आप अ, अपनी बॉडी को या अपने आप को डिफरेंट हार्म्स से बचा सकते हो कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपकी बॉडी को या फिर आपको हार्म ना पहुंचे। उम्मीद है कि आपने समझ ली। फिर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमने बतानी। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि कम से कम आपने एक सेफ्टी प्रिकॉशन बतानी है, लेकिन वैलिड सेफ्टी प्रिकॉशन बतानी। आपने ज़बरदस्ती सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं डाल देनी एक्सपेरिमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि आई विल वेयर जॉगर्स एंड आई विल रन अवे व्हेन द ऑयल विल कैच द फायर। ठीक है? ऐसे ज़बरदस्ती सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं डालनी। वैलिड सेफ्टी प्रिकॉशंस बतानी। तो बाज़ एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ एक सेफ्टी प्रिकॉशन बनती है, बाज़ में एक से ज़्यादा बनती है। तो प्रैक्टिस के साथ आपको पता लगता जाएगा कि किस एक्सपेरिमेंट में कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस बनती हैं, किस सिचुएशन में कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने बतानी होती है। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद ये तो मैंने सारे के सारे स्टेप्स आपको बता दिए। जो टोटल 15 मार्क्स हैं, वो इन 7 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जब भी आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करोगे, इन 7 के 7 स्टेप्स को इसी ऑर्डर में यूज़ करोगे। लेकिन अगेन मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि आपने उस तरीके से हेडिंग्स नहीं देनी, जिस तरीके से मैंने स्टेप्स आपको बताए ना। पहली हेडिंग मैंने एम की यूज़ की थी, फिर लेबल डायग्राम की, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटअप की, फिर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ऐसे नहीं, हेडिंग्स देख नहीं लिखना। आपने पैराग्राफ की फॉर्म में या बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में सारा कुछ सीक्वेंस में लिखते जाना है। स्टेप्स जो मैंने हेडिंग्स बताई, वो स्टेप्स हैं जो कि आपने यूज़ करने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको 7 के 7 स्टेप्स बता दिए, लेकिन जो मैं आखिरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो एडिशनल डिटेल है। एडिशनल डिटेल मैंने पहले भी बताया कि आपने एंड पर नहीं लिखनी होती। ऐसा नहीं है कि पहले आपने वेग मेथड बताना है, फिर एंड पर मेथड ऑफ इंप्रूविंग एक्यूरेसी बताना है। ये जो एडिशनल डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चलती है। अगर आप बेहतर मेथड यूज़ करते हो रीडिंग्स नोट करने का, तो आपको फिर एडिशनल डिटेल के भी 3 या 4 नंबर मिलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आप एडिशनल डिटेल
बता सकते हो। वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे भी और समझोगे भी। मिसाल के तौर पर, और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारे के सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। एग्जामिनर ने इस तरीके से कहा होता है कि अगर स्टूडेंट ने इनमें से कुछ पॉइंट्स यूज किए तो उसको फिर एडिशनल डिटेल के भी मार्क्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस मार्क्स शुड बी एज फार एज पॉसिबल और यूज लॉन्ग ट्यूब। तो देखो मैंने बताया था ना कि आपने लॉन्ग मेजरिंग ट्यूब यूज करनी है ताकि सफ़ेर ऑयल के अंदर मूव करते हुए इवेंचुअली टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले। अगर आप लॉन्ग ट्यूब यूज नहीं कर रहे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि लिक्विड के अंदर मूव करते हुए सफ़ेर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन ना कर पाए। तो ये आपने एंड पर नहीं बताना। जब आपने शुरू में बता दिया था ना डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटअप में कि मैं लॉन्ग मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहा हूँ, तो ये एडिशनल डिटेल के आपको वहीं पर मार्क्स मिल गए। फिर लार्ज डिस्टेंस टू रिड्यूस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी कि दोनों सेंसर्स के दरमियान आपने लार्ज डिस्टेंस रखना है। वाइड ट्यूब यूज करनी है, वाइड ट्यूब यूज करनी है और स्मॉल सफेयर यूज करना है ताकि जब आप सफेयर को जेंटली रिलीज कर रहे हो फ्रॉम टॉप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर तो सफेयर ट्यूब की वॉल्स के साथ कोलाइड ना करे। अगर आप वाइड ट्यूब यूज नहीं करते, स्मॉल सफेयर यूज नहीं करते, तो पॉसिबिलिटी है ना कि जब आप सफेयर को रिलीज कर रहे हो तो वॉल्स के साथ कोलाइड करे। अगर सफेयर वॉल्स के साथ कोलाइड करता है फिर आपके पास एक्यूरेट रीडिंग तो टर्मिनल वेलोसिटी की नहीं आएगी ना। तो अगर आपने शुरू में ये बताया कि मैं वाइड ट्यूब यूज कर रहा हूँ तो आपको एडिशनल डिटेल के मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद डिस्कशन ऑफ पैरेलक्स एरर फॉर स्टॉप वॉच। तो अगर आप स्टॉप वॉच यूज नहीं कर रहे, आप लाइट गेट यूज कर रहे हो, बेहतर मेथड आप बता रहे होगे। अच्छा, स्टील बॉल को जब आप रिट्रीव कर रहे हो कैसे रिट्रीव करोगे, ठीक है, निकालोगे कैसे? तो मैंने तो ये कहा ना कि हर दफ़ा आप डिफरेंट ऑयल यूज़ करोगे, तो जब आप ऑयल निकाल रहे होगे तो साथ में स्टील से फिर भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेम ऑयल यूज़ करते हो हर रीडिंग के लिए, फिर टेम्परेचर आप कैसे कांस्टेंट रख सकते हो? तो आप यूँ कह सकते हो कि हर रीडिंग के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ऑयल को छोड़ दूँगा ताकि ऑयल सराउंडिंग्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी कि पहले सफ़ेयर की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है ऑयल के अंदर वो सराउंडिंग्स को फ्लो आउट कर जाए। तो इस तरीके से भी आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हो। लेकिन जब आप एक ही ऑयल यूज़ कर रहे हो तो फिर आप कैसे सफ़ेयर को बाहर निकालोगे? मैग्नेट यूज़ कर सकते हो। क्लियर ऑयल इसलिए यूज़ करोगे ताकि आपको सफ़ेयर मूव करता हुआ नज़र आए। अगर आप मैनुअली स्टॉप वॉच को स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हो, स्टॉप वॉच को अगर मैनुअली स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हो तो फिर आपको सफ़ेयर नज़र आना चाहिए ना ऑयल के अंदर, तो फिर क्लियर ऑयल यूज़ करोगे। और जब आप डायमीटर यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है कि आप एक ही सफ़ेयर का डायमीटर 2-3 दफ़ा फाइंड करो, उसका एवरेज लो। एवरेज लेने से आपको पता है कि रैंडम एरर मिनिमाइज़ हो जाता है, तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो उम्मीद है कि आपको जनरल मेथड समझ में आ गया कि अगर आपने प्लानिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या स्टेप्स यूज़ करोगे, किस स्टेप के कितने मार्क्स हैं। उसके बाद फिर बच्चों को मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने प्लानिंग क्वेश्चन में एक्सपर्ट होना है तो इसका मेथड प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट सिचुएशंस को, उतना आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा ताकि आपको ये पता लगे कि किस एक्सपेरिमेंट में कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होगे। तो उम्मीद है कि आपको प्लानिंग क्वेश्चन समझ में आ गए। अगली वीडियो में फिर मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ। Now, if you want to further practice topical worksheets of this topic, if you want to get detailed notes of this topic, then go to my website, that is www.physicswithamiryasin.com. There you will find free learning resources. Click on free learning resources.
Then click on IGCSE O levels, AS or A2. There you will find notes for all the chapters, all the topics. You will find topical worksheets of all the chapters, all the topics. You will find past papers and you will find syllabus and much more. Practice these things. You will easily get A and A star grade.